हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सीरीज है एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। देखिए, अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो नियर अबाउट, जैसे बिहार एसआई मेंस है, बीपीएससी है, बिहार एसआई प्री है, ईएसआई प्री है, एनटीपीसी है, इस सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अभी जो हमारा टाइम है वो टोटली टाइम बेस्ट है कि रिवीजन आप कितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और उस रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ये जो एनसीईआरटी का सार संग्रह का जो बुक है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास रिवीजन करने का। तो उसी बुक से आज हम लोग स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज को। उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एपिसोड फर्स्ट, जो कि हम लोग भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें। ये आपके आने वाले काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा कि ये जो सीरीज है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद बताइए कि ये सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सीरीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज जो हमारा एपिसोड 1 है, जिसमें हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी 1774 में, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब बात आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो इससे कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, और जो इस एक्ट के तहत बनने वाले जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो इससे और याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। साथ ही साथ इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगर 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं तो इससे पहला चीज याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय, जिसको कि हम लोग बजट बोलते हैं, उस पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो ये बनाया गया द्विसदनीय 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसको कि हम लोग मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अगर 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और इसी अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया, और इसके द्वारा ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो यह प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो इससे और चीज़ें याद रखिएगा कि इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ भारत परिषद का अंत कर दिया गया, और इसी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है। तो ये किया गया है द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही क्या हुआ है, प्रांतीय स्वतंत्रता भी लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि अखिल भारतीय संघ
स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये भी किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगर हम लोग अखिल भारतीय संघ की बात करते हैं तो यह जो संघ था वो 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए जो था वो संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए यह अनिवार्य नहीं था, यह ऐच्छिक था। वो चाहे तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। नेक्स्ट है हमारा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। और क्रिप्स मिशन के द्वारा यानी मार्च 1942। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टॉपेट क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। आगे है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो साधारणतः जो था वो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार जो वर्ष 1946 में यानी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो गठित हुआ था उसमें किन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले साथ ही साथ कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर हम बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जॉन मथई की बात करते हैं तो जॉन मथई से याद रखिएगा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया था। आगे बात करते हैं जगजीवन राव की, तो जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, लियाकत अली खान को वित्त विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग। एक और नाम याद रखिएगा C.H. भाभा। ठीक है, C.H. भाभा को मिला था कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग। आगे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को और कहाँ? नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और वहीं सभा के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो सर B.N. राव के द्वारा ही प्रथम प्रारूप जो है वो तैयार किया गया था। और यही जो B.N. राव के द्वारा जो तैयार किया गया संविधान का प्रारूप था, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए एक संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, अस्थायी अध्यक्ष ही चुना गया था। तो आप लोगों को याद होगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो यह स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और यही 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। और इसके बाद संविधान सभा जो है वो संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त करता है, जैसे कि वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ये सारी समितियां का। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन हुए थे। आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो समय कितना लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और कुल संविधान के प्रारूप पर कुल कितने? 114 दिन बहस हुई थी। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। आगे है कि भारत की
संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। देखिए, याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। साथ ही साथ इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया है, और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया है। तो यहां से ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जो अस्थायी सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान जो स्वीकार किया गया था वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949। फिर है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे है कि संविधान सभा के बारे में कहता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और फिर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा किसे अधिनियमित किया गया था? तो सब किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा, राष्ट्रगान पूछ दे, राष्ट्रगीत पूछ दे, दोनों का आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। आगे है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो इसको किया गया है 26 जनवरी 1950 को। आगे है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे की प्रमुख समितियां कुछ दिए हुए हैं और उनके अध्यक्ष। तो अगर हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति, देखिए संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करता है प्रांतीय संविधान समिति की, तो प्रांतीय संविधान समिति के थे वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के साथ साथ याद रखिएगा कि ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आगे है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यहाँ से याद रखिएगा कि राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो संचालन समिति थी, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। आगे कह रहा है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य, देखिए टोटल अगर आपसे पूछते कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो टोटल 7 थी, जिसमें क्या थे 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि अध्यक्षों के अलावा, तब आपका आंसर वहाँ हो जाएगा 6। अगर टोटल पूछ लेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 7। अब देखिए कह रहा है कि अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन? एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, जिनको कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के नाम से जाना जाता है, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आ गए थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। डीपी खेतान की अगर बात करते हैं तो फिर 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1948 में इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इनका सदस्य बना दिया जाता है। आगे है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को।
आगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ है। तो देखिए, अगर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाचन की बात करता है तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो संविधान सभा में अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन था वो बंगाल से हुआ था, लेकिन देश बंटवारे के बाद जो उनका निर्वाचन था वो बम्बई से हुआ था। तो अक्सर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो देश बंटवारे के बाद की बात करता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है रसिया के संविधान से। आगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगर हम आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं तो आयरलैंड के संविधान से याद रखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। क्लियर है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, सामान्यता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस से। आगे कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। आगे कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आपातकालीन जो लिया गया है वो जर्मनी के से लिया गया है। आपने पढ़ा भी होगा कि जर्मनी से लिया गया है क्या, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते बीती आपातकाल, तो बीती आपातकाल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे कह रहा है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो फेडरल सिस्टम जो है वो कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो समवर्ती सूची लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, ये जापान से। आगे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रसिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान और एक साइड देश का नाम दिया हुआ और एक साइड उसके प्रावधान दिए हुए हैं। पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए किस देश से क्या लिया गया है, यहाँ से पढ़ने के साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे विदेशी स्रोत हैं इसके, लेकिन भारतीय संविधान का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग जो है वो 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम से या तो हूबहू ले लिए गए या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे ले लिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द जैसे हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। तो ये सारी चीज़ कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब बात हम लोग करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो सब कुछ ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बात करते हैं अगर दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे है कनाडा। कनाडा की अगर बात करते हैं तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होगा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति,
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं, ये सब लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। बात अगर हम आयरलैंड की करते हैं तो आयरलैंड से याद रखिएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो फ्रांस से याद रखिएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं रूस की तो रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो रसिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान द्वारा क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये थे कुछ देश यानी भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। अब बात करते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के भाग, संबंधित भाग और उसके संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद को। अगर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भाग 1 की, अगर हम लोग भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक उसमें विवरण है। अगर हम लोग बात करते हैं भाग 2 की तो भाग 2 में है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और ये है संबंधित अनुच्छेद जो इसका है वो है 5 से लेकर 11 तक। फिर है भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि है 36 से लेकर 51 तक। फिर आता है भाग 4 का क, भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य जो कि है 51 क के तहत। फिर है भाग 5, भाग 5 में संघ का विवरण है जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। फिर है भाग 6, भाग 6 में राज्य का विवरण है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 की बात करते हैं तो भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित जो कि है 238। अगर हम बात करते हैं भाग 8 की तो भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश या जिसको हम लोग बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र, जिसका है विवरण 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में है पंचायतें जिसका विवरण है 243 से लेकर 243 के क से लेकर 9 तक। फिर है भाग 9 के क में है नगर पालिका जिसका विवरण है 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक। फिर है भाग 9 का ख, 9 के ख में है सहकारी समितियां जो कि है 243 य ज से लेकर 243 य न तक। फिर है भाग 10, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जिसका विवरण है 244 से लेकर 244 क तक, मतलब 244 और 244 क है। फिर है भाग 11 जिसमें संघ और राज्यों के मध्य संबंध है जिसमें 245 से लेकर 263 तक। फिर है भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बांट जो कि है 264 से लेकर 300 तक। फिर है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जो कि 301 से लेकर 307 तक है। फिर आगे है भाग 14, भाग 14 की अगर बात करते हैं तो भाग 14 में है संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं जो कि है 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक। भाग 14 के ए में है अधिकरण जो कि है 323 क से लेकर और 323 ख। भाग 15 में है जो निर्वाचन, ये याद रखिएगा बहुत बार पूछा जा चुका है। भाग 15 में है निर्वाचन जो कि है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक। फिर है भाग 16, भाग 16 में दिया गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है जो कि है 330 अनुच्छेद से लेकर 342 तक। फिर है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो है भाग 17 जिसमें कि राजभाषा का विवरण है जो कि है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। फिर है भाग 18, भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि इमरजेंसी की बात करता है, आपात उपबंध की 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक। फिर है भाग 19, भाग 19 जो है वो मिसलेनियस है, प्रकीर्ण, जिसमें कि 361 से लेकर 367 अनुच्छेद तक है। फिर उसके बाद है भाग 20, भाग 20 की अगर बात करते हैं तो भाग 20 में है संविधान का संशोधन जो कि 368 अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 21, भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो कि है 369 से लेकर 392 तक।
फिर है आगे भाग 22 जो कि है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण, जो कि है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आगे है फिर कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत के मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करता है तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान की कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। फिर आगे है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ याद रखने वाली बात है 8वीं के बाद जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर है जो 10वीं अनुसूची है वो संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। फिर आता है 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। तो ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में दिया ही गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। अगर हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, और इसी के अंतर्गत जो है वो 3 सूचियाँ दी गई हैं, जो कि है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची से याद रखिएगा, संघ सूची जब संविधान लागू हो रहा था तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में संविधान के लागू होने के समय 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। और अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो संविधान लागू होने के समय इसमें 47 विषय था और वर्तमान में 52 विषय हैं। आगे कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची से एक चीज याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है, और इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे कह रहा है कि 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आगे है कि कह रहा है कि अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में जो है वो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। फिर 1967 में 21वां संविधान संशोधन जब होता है तब उसमें सिंधी भाषा को ऐड कर लिया जाता है। फिर 1992 में जब 71वां संविधान संशोधन होता है तब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया जाता है। फिर 2003 में जब 92वां संविधान संशोधन होता है तब मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल कर दिया जाता है, और कुल जो हो जाते हैं भाषाएं वो हो जाता है 22। क्लियर है। चलिए फिर है कुछ अनुसूचियां दी गई हैं और उसके संबंधित विषय दिया गया है। अगर हम बात करते हैं पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची जो है वो संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं से संबंधित है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं आदि से जुड़े प्रावधान हैं। तो इसमें दूसरी अनुसूची में मेनली आपको याद रखना है कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जो हैं वो दूसरी अनुसूची में है।
तीसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची से याद रखना है आपको कि संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि ली जाने वाली जो शपथ है वो उसके प्रारूप दिए गए हैं। तो शपथ का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची से है। आगे कह रहा है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जनरली कि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो किस अनुसूची से संबंधित है? तो वो है चौथी अनुसूची से संबंधित। आगे कह रहा है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है वो पांचवी अनुसूची में है। अगर हम बात करते हैं छठी अनुसूची, छठी अनुसूची से याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। यहाँ से ये चारों स्टेट के नाम बड़े याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि छठी अनुसूची में ये कौन से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध नहीं है, और वहाँ आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में से कोई एक राज्य को अलग से इंक्लूड कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची में शामिल जो विषय हैं उसकी सातवीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। फिर आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की जो सूची है वो आठवीं अनुसूची में है। नौवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार व जमींदारी अनुमूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था। फिर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं को जो कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। फिर है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है कि नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए 11वीं सूची किससे? 11वीं सूची पंचायती राज से और 12वीं सूची किससे? नगर पालिका से। 12वीं सूची से एक चीज़ याद रखिएगा कि 12वीं सूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आगे कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वो भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया जाता है। आगे है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसाधनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे लिखा हुआ है कि संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है कि अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो वो है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो वो है न्यायिक समीक्षा। आगे है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है, यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम कांग्रेस का किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था? तो सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ है उसमें जन गण मन गाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन यानी वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो जन गण मन गाया गया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। क्लियर है? आगे है कि राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? तो अगर राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम की बात करते हैं तो नेशनल एंथम का जो गायन का जो मानक समय है वो 52 सेकंड है। लेकिन अगर आपसे यही कोई पूछते कि संक्षिप्त में, तो इसकी जो संक्षिप्त अवधि है वो 20 सेकंड है, और जिसमें जो संक्षिप्त अवधि है जो 20 सेकंड जिसमें जो है वो इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी व्हीयर का।
आगे है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का जो मेन कारण है वो ये है कि संघ तथा राज्यों का ये जो है वो एकल संविधान है। आगे है कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइबर जेनिगस का। आगे है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? तो यह कहा है केसी बिहियर ने। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो भारत में वो क्या है? जनता है। नेक्स्ट है कि कहता है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान का भी बुरा हो जाएगा। तो ये किसने कहा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये किसने कहा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया है? तो यह सुझाव जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। आगे है कि अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए, भारत के अगर हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो वो है बाघ, जिसका की जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम, वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। फिर है भारत की राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। फिर है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है। फिर है आगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं। और याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है जो है गंगा नदी, जिसको कि 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिर भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, जिसको कि 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आगे है कि प्रस्तावना उद्देशिका। तो प्रस्तावना क्या है? उद्देशिका अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की अवसर की सम्यता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मृति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल। आगे कह रहा है कि भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। फिर आगे है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो वो संविधान की प्रस्तावना ही है जो कि भारत संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कहा गया है केशवानंद भारती बाद 1973 में। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है? उद्देशिका जो है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर इसे संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। आगे है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है वो अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है।
आगे है कि भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासन जो है वो नहीं है। आगे है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव है वो है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है वो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है? तो ये SR बोमोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में। आगे है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। आगे कि भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो एक याद रखिएगा कि जो लोक कल्याण शब्द है वो भारत की उद्देशिका का भाग नहीं है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। आगे है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखिए 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जिसके के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। और इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की अवधियों को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसी के द्वारा जो है वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो उसका विस्तार है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आगे है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। आगे है कि समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित हुआ है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित हुआ है। आगे कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान किया है? तो ये किसने प्रदान किया है? KM मुंशी ने। आगे की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? यह बात किया था बेरोजगारी संघ मामले में। आगे कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो सीरीज स्टार्ट नया किया गया है NCERT का सार संग्रह, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस एज इट इज़ यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये बुक आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियोज के माध्यम से ये पूरा बुक मैं कंप्लीट आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि ये जो पूरा बुक है वो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। वहाँ से आप अच्छे से इस एग्जाम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।